बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सिलेबस के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। सो बिफोर वी गो इनटू डिटेल्स के सिलेबस में क्या कुछ है, आई वुड सजेस्ट कि आपकी जो आई कैप की स्टडी टेक्स्ट की किताब है जो कि आपको वेबसाइट पे सॉफ्ट फॉर्म में भी अवेलेबल है और प्रिंटेड फॉर्म में भी अवेलेबल है। सो दैट इज़ द बेस्ट बुक। उसमें सब कुछ मौजूद है और आई कैप कभी भी कोई ऐसी चीज़ टेस्ट नहीं करता है जो उसने स्टडी टेक्स्ट में ना दी हुई हो। सो आई विल हाईली सजेस्ट कि आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए आई कैप की ही किताब को फॉलो करें। सो जो आपका सिलेबस है उसके 3 मेन एरियाज़ हैं। कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन प्रोसेस जो कि रॉ मटेरियल से स्टार्ट होता है, फिर ये इसके ऊपर लेबर और ओवरहेड्स इनकर किए जाते हैं और फिर ये फिनिश गुड्स बनते हैं। सो ये कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन का एरिया है जो कि 35 to 45 मार्क्स की वेटेज रखता है। कॉस्ट फ्लो, अगेन ये कॉस्ट कैसे फ्लो होती है ये दोनों समझ लें कि आप कॉस्ट अकाउंटेंट के काम है, कॉस्ट अकाउंटेंट के काम है। और ये जो थर्ड वन है दिस इज़ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। सो ये हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया कि इनके रोल्स में क्या फ़र्क है। सो 20 से 30 मार्क्स कॉस्ट फ्लो, यानी प्रोसेस जिस वक्त चलेगा रॉ मटेरियल स्टोर से फिनिश गुड्स वेयर हाउस तक, तो वो कॉस्टिंग कैसे हम एक्यूमुलेट करेंगे। लास्ट वन इज़ कॉस्ट मैनेजमेंट प्लानिंग डिसीजन मेकिंग। ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एरिया है और 30 to 40 मार्क्स ये सारे इंडिकेटिव ग्रेड होते हैं। और ये जो सजेस्टेड टीचिंग आवर्स हैं ये भी इंडिकेटिव हैं, डिपेंड करता है स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, टीचर किसी चीज़ को कितना इन्हेंस करना चाहता है। आमतौर पे इससे ज़्यादा ही टाइम लगता है टॉपिक्स को कवर करने में, क्योंकि अब ये सब्जेक्ट बिल्कुल स्टार्ट में आ चुका हुआ है और अकाउंटिंग का इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता है स्टूडेंट्स को, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाना पड़ता है। सो वेटेज भी इंडिकेटिव है। हाँ, अगर आप ये देखेंगे वेटेज वाइज ये एरिया सबसे ज़्यादा वज़न रखता है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑल्दो डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में टेस्ट किया जाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको एक दफ़ा जब सिलेबस से आप गो थ्रू होंगे तो तभी ये बातें समझ आएंगी। सो ये अगर हम आई कैप का स्टडी टेक्स्ट देखें तो उसके अंदर 16 चैप्टर्स हैं और वी कैन वेरी इजीली लोकेट के कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन से क्या मुराद है, कौन कौन से एरियाज़, यानी कि इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल्स की बात हो रही है, ओवरहेड्स ये इनडायरेक्ट कॉस्ट जो मैन्युफैक्चरिंग की है, और लेबर कॉस्ट इसकी बात हो रही है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी अगेन लिंक्ड एरिया है ओवरहेड से। सो ये तो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गए जो कॉस्ट अकाउंटिंग में किसी भी कॉस्ट अकाउंटिंग की शरीयत में किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए यही 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। कॉस्ट फ्लो यानी डिफरेंट किस्म के बिजनेसेस जैसे कि जॉब एंड सर्विस कॉस्टिंग। अगर आपका बिजनेस ऐसा है कि आप कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट जैसे टेलरिंग और मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स का अगर मैं एग्जांपल दूं, तो एक टेलर जो है आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक स्टिचिंग कर रहे हैं, जबकि गारमेंट फैक्ट्री जो है वो एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस के ऊपर कर रही है। सो जॉब कॉस्टिंग से मुराद ये होता है कि किसी अगर स्पेसिफिक कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई आप चीज़ मैन्युफैक्चर करें तो उसके ऊपर फिर जॉब कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जाता है। प्रोसेस कॉस्टिंग अगेन जैसे गारमेंट फैक्ट्री की मैंने एग्जांपल दी कि एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रहा है और उसमें उसके मुताबिक ही सारी की सारी चीज़ें उसी स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट पे बन रही हैं। जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग ये उस बिज़नेस की बात हो रही है जहाँ पे एक मेन प्रोडक्ट होती है और दूसरी उसकी एक बाय प्रोडक्ट होती है, यानी वैल्यू वाइज बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है एक मेन प्रोडक्ट और एक बहुत ही कम वैल्यू प्रोडक्ट होती है जिसको बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल इसकी जैसे शुगर इंडस्ट्री के अंदर चीनी इज़ द मेन प्रोडक्ट और उसके साथ में जो गन्ने का जब वो फोक बच जाता है तो उसको फिर गत्ता बनाने वाली फैक्ट्रीज या इस तरह बेच सकते हैं, तो वो एक बाय प्रोडक्ट होता है जो कि उस मेन प्रोडक्ट के मुकाबले में बहुत कम अपनी वैल्यू रखता है। सो ये मार्केट वैल्यू से डिटर्मिन होता है कि ये बाय प्रोडक्ट है या जॉइंट प्रोडक्ट है। जॉइंट प्रोडक्ट से मुराद ये होती है कि जब एक ही तकरीबन सब्सटेंशली सिमिलर एक ही प्रोसेस जो है वो सब्सटेंशली सिमिलर वैल्यू की प्रोडक्ट जनरेट करे, जैसे कि ऑयल रिफाइनरी है वो क्रूड ऑयल से डीजल, केरोसिन, सुपर हाई ऑक्टेन, सो ये सारे पेट्रोल्स बनाती है। ये सब्सटेंशली डिफरेंट वैल्यूज़ के प्रोडक्ट नहीं होते, तो इसलिए इनको जॉइंट प्रोडक्ट्स कहा जाता है। माइनर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अगेन एक
स्कूल ऑफ थॉट्स हैं दो, जो कि प्रोडक्ट की कॉस्टिंग के दो डिफरेंट तरीके बताते हैं आपको। जो डिसीजन मेकिंग का पार्ट है, उसमें ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस ये दो लिंक टॉपिक्स हैं कि जब आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा रिफाइंड हो जाते हैं तो फिर आप उनको स्टैंडर्डाइज करना शुरू कर देते हैं कि कहाँ से मैं, मेरा सप्लायर कौन होगा, कितनी देर में सामान सप्लाई करेगा, किस रेट पे सप्लाई करेगा, और कितनी देर में हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर लेंगे। सो स्टैंडर्डाइजेशन जब आप करने लग जाते हैं तो फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की ज़रूरत पेश आती है। और फिर जब स्टैंडर्डाइजेशन जब आप कर लेते हैं तो फिर ये ज़रूरी होता है कि देखें कि इस ये स्टैंडर्ड कहाँ पे मीट नहीं हो पा रहे, तो उसके लिए फिर वेरिएंस एनालिसिस किए जाते हैं कि आपके स्टैंडर्ड से एक्चुअल का जो फ़र्क है वो वेरिएंस एनालिसिस होता है, और फिर उसके लिए करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं। टारगेट कॉस्टिंग, जब आप सारी की सारी कॉस्ट को एक पहले टारगेट बना लेते हो कि यार मैंने इससे ज़्यादा कॉस्ट को नहीं बढ़ाना है, क्योंकि फिर मेरी प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी और मेरे कंपेटिटर की प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होनी शुरू हो जाएगी। तो फिर आप अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कुछ ट्रिम करते हैं, कुछ एडजस्ट करते हैं ताकि उस टारगेट कॉस्ट को मीट किया जा सके। सीवीपी एनालिसिस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। किसी भी टॉपिक में ये घुस जाता है, और डिसीजन मेकिंग का बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है कि आपकी जो कॉस्ट है उसको, वो किस तरह से बिहेव करती है आपके लेवल ऑफ प्रोडक्शन से। यानी आप अपनी एक प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसकी पर यूनिट कॉस्ट क्या आएगी, और अगर 1000 प्रोडक्ट यूनिट्स बनाएंगे तो उसकी फिर पर यूनिट कॉस्ट क्या आएगी, और उसमें किस किस कॉस्ट एलिमेंट ने किस तरह से बिहेव किया है कि वो उस तरह नहीं है कि अगर एक यूनिट 10 रुपए का बना था तो 100 यूनिट जो है वो 1000 के बनेंगे, वो कुछ डिफरेंट कॉस्ट बनेगी। सो वो उसकी वजह ये होती है कि कॉस्ट वॉल्यूम के कंपैरिजन में डिफरेंटली बिहेव करती है। यानी अगर आप वॉल्यूम को डबल कर दें तो ज़रूरी नहीं है कि कॉस्ट भी डबल हो जाए। सो दैट इज़ सीवीपी एनालिसिस, जो कि हम डिस्कस करेंगे। रेलेवेंट कॉस्ट डिसीजन मेकिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स, ये बहरहाल एक इंट्रो है आपके सिलेबस में, जो जो चीज़ें हैं जब हम इन चैप्टर्स से गो थ्रू होंगे तो फिर तभी इन में जो मुद्दा बयान किया गया है वो हमें समझ आ सकेगा। सो यहाँ तक कोई सवाल हो तो आप फिर कमेंट्स में पूछेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।